हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की साइंस की क्लास लेकर आई हूं, जिसमें आज जो मैं आपका चैप्टर करा रही हूं वो है कार्बन के यौगिक यानी कि कार्बनिक यौगिक। इससे पहले हमने कार्बन और कार्बन के अपरूप पढ़ लिए थे, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन वगैरह, और जंतु चारकोल वगैरह भी कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन वहाँ से आपका पूछा जाता है, जंतु चारकोल से क्वेश्चन आया था और मैंने ये क्वेश्चन आपको क्विज में भी दिया था। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक आपका कार्बन के यौगिक। तो कार्बन के यौगिक क्या होंगे? ऐसे यौगिक जिनमें आपका कार्बन उपस्थित होगा वो आपके कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। इसी का अपोजिट ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित नहीं होगा वो अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका जो कुछ सूत्र हैं जिसमें आप पहचान सकते हैं कि कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर नहीं होता है। तो पहला है आपका चूना पत्थर। इसका नाम साधारण नाम होता है चूना पत्थर और संगमरमर। रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट और उसका सूत्र है CaCO3। यहाँ CaCO3 में आपको कार्बन दिख रहा होगा, मौजूद है कार्बन यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका खाने का सोडा। खाने का सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका जो सूत्र होता है वो होता है NaSCO3। यहाँ भी C मौजूद है। नेक्स्ट है आपका धावन सोडा। धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट और इसका सूत्र होता है Na2CO3। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसमें तो सभी को कार्बन दिखाई पड़ रहा होगा, CO2। इसका फॉर्मूला याद भी होगा आप लोगों को। ये कुछ जो सूत्र मैं बता रही हूँ इनको लर्न कर लेना। कार्बनिक यौगिक चैप्टर है तो कुछ ना कुछ आपसे फॉर्मूले या रासायनिक नाम लिखवाने को आ सकते हैं, इसलिए इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका चीनी। चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। यहाँ भी कार्बन आपको दिखाई दे रहा होगा। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो यहाँ भी कार्बन है आपका। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO। यहाँ भी आपको कार्बन दिख रहा है और मेथेन गैस आपकी लास्ट है CH4। यहाँ भी आपको कार्बन दिख रहा है। ऐसी और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मैं आपको भी बताऊंगी। ऐसे कुछ ऐसे कंपाउंड भी जिसमें कार्बन नहीं है। आपके में क्वेश्चन एक आया था एक बार, निम्नलिखित में से किस में आपका कार्बन उपस्थित नहीं है? तो वो रहा आपका NaCl। NaCl वहाँ पर ऑप्शन दिया था। बताइए NaCl का रासायनिक नाम क्या है और NaCl का साधारण नाम क्या है? ठीक है, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। NaCl ऐसे बहुत से हैं। H2O हो गया, जल। जल में आपकी कार्बन नहीं है। ठीक है, H2O फॉर्मूला में कार्बन नहीं है। तो ऐसे ही आपकी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें कार्बन नहीं होती, वो आपके अकार्बनिक हो जाएंगे और जिसमें कार्बन मौजूद होगा वो आपके कार्बनिक यौगिक हो जाते हैं। ठीक है, अब कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। ये क्या होती है? इसका सूत्र होता है CO और यह रंगहीन, गंधहीन और जल में अल्प विलेय गैस होती है। ठीक है, इसको दम घोटू गैस भी कहते हैं। यह एक जहरीली गैस है और शरीर में पहुंचने के बाद हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन वहन की क्षमता को बिल्कुल कम कर देती है। ठीक है, दम घोटू गैस इसीलिए ये हो जाती है कि जैसे ये ब्लड में जाती है तो हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रही होती है ना, उसकी क्षमता को ये कम कर देती है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका कि ये बनती कहाँ से, निकलती कहाँ से? तो जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण दहन से ये प्राप्त होती है। जैसे कोयला, खनिज तेल, इन सभी को जब हम जलाते हैं, पूरे ये जलते नहीं है तो वहाँ पर ये जो गैस निकलती है वो होती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके लिए ये पॉइंट याद रखना कि ये दम घोटू गैस है और एक जहरीली गैस है आपकी। नेक्स्ट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो सबसे पहली बात है कि इसके बारे में हम सभी जानते हैं कि पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और हम मनुष्य जब श्वसन की क्रिया करते हैं तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ऐसे बाकी के एनिमल्स भी यही क्रिया करते हैं, श्वसन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। और जो पौधे होते हैं जब वो अपना भोजन बनाते हैं उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर रहे होते हैं। ठीक है, तो पहला तो इसका यूज बोल सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हेतु पौधे द्वारा ये ग्रहण की जाती है। दूसरा इसका सूत्र पता ही है, CO2 है। यह एक रंगीन और गंधहीन गैस है और इसका जो यूज़ है इम्पॉर्टेंट वो है कि इसका धावन सोडा और बेकिंग सोडा को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। जब आपने शायद केमिस्ट्री में रिएक्शंस पढ़ी होंगी 11th या 12th में या 10th में भी आपको मिली होगी, बेकिंग सोडा और धावन सोडा के बनाने की विधि, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा हम बेकिंग सोडा और धावन सोडा को बनाते हैं। नेक्स्ट, अग्निशामक यंत्रों में भी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ की जाती है। इसको इम्पॉर्टेंट डाल लेना। ठीक है, ये स्टार बना लेना अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोकार्बन। क्या होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, और हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं जिसमें आपका
कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होता है, यानी कि ऐसे रासायनिक यौगिक जो हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पहले होते हैं आपके संतृप्त और दूसरे होते हैं आपके असंतृप्त। संतृप्त और असंतृप्त कैसे बांटे गए हैं, अब देखिए दोनों में ही क्या है, कार्बन कार्बन होंगे। जैसे मैंने आपको फर्स्ट कार्बन का जो बताया था टॉपिक, वहाँ पर बताया था कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, यानी कार्बन श्रृंखला बनाता रहता है इस तरीके से, ठीक है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो कार्बन के बीच हमेशा आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे कार्बन यौगिक होंगे जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड हमेशा रहेगा। और दूसरा बात करते असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की, तो इसमें आपका दो कार्बन के बीच या तो आपको एक डबल बॉन्ड कम से कम एक डबल बॉन्ड मिल सकता है और कम से कम एक आपको ट्रिपल बॉन्ड भी देखने को मिल सकता है। समझ में आ रही है बात। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपको द्विबंध और त्रिबंध देखने को मिलेंगे दो कार्बनों के बीच, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो कार्बनों के बीच हमेशा एकल बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा। चलिए डेफिनेशन यही लिखी है कि इसमें जो कार्बन, इन यौगिकों में प्रत्येक कार्बन की चारों संयोजकता चार एकल बंधों द्वारा संतुष्ट होती है। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये कार्बन कार्बन लिखे हैं, तो कार्बन की चार से इस कार्बन की चार संयोजकता हो गई ना, एक ये रहा बॉन्ड, 2 3 4। इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन के पास भी एक तो पहले से था, 1 2 3 4, चार सिंगल बॉन्ड लगे हैं, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन। यहीं पर अगर मैं कुछ करना चाहूँ इसको, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड लगा दिया, ये बॉन्ड हट जाएगा, फिर कितने बने, 1 2 3 4 और इसका 1 2 3 4। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक जो संयोजकता है यानी कि एक यहाँ पर डबल बॉन्ड है। जैसे ही डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएगा आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जैसे ही दो कार्बन के बीच एक सिंगल बॉन्ड आया एकदम से दिमाग में आ जाएगा कि ये कैसा कार्बन है, आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। मैंने यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिखा भी दी है कि मैथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। अच्छा, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं इसमें आपका एल्केन आता है। एल्केन एक पूरा ग्रुप है। अब एल्केन में क्या होता है कि इसमें इसके अंदर बांटे गए हैं। जब एक कार्बन होगा तो वहाँ पर आपका मेथेन बनेगा, जब दो कार्बन होंगे तो वो एथेन बन जाता है, जब तीन कार्बन होते हैं तो प्रोपेन बन जाता है, चार होंगे तो ब्यूटेन, ऐसे 5 पे पेंटेन है। इस तरीके से ये बनते चले जाते हैं। मतलब एक तरीके से आप इस तरीके से याद कर लो कि एल्केन एक पूरा ग्रुप है और एल्केन के अंदर जब कार्बन एक है तो वो मेथेन बना, दो कार्बन है तो वो एथेन बना, ठीक है। तो एग्जाम्पल इस तरीके से आपसे ऑब्जेक्टिव में बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो वहाँ पर आपको मिल सकता है ऑप्शन एल्केन, ठीक है। आपको एल्केन चूज करना होगा। बाई चांस अगर ऑप्शन में एल्केन नहीं दिया है तो आपको कुछ ऐसे नाम दिए होंगे, मेथेन, एथेन, एथीन, प्रोपीन, इस टाइप से, तो वहाँ पर आप लास्ट का एन चूज करोगे, ठीक है। एन मिल रहा है ना, एन से पहचान जाओगे ये क्या है, एल्केन, क्योंकि एल्केन की पहचान ही क्या है, लास्ट का ANE। जब आपने शायद IUPAC नाम पढ़े होंगे, कभी भी पढ़े हो, अगर 10th में थे IUPAC नाम, 11th में भी IUPAC नाम थे, वहाँ पर आपको पढ़ाया गया होगा एल्केन के लिए सफिक्स हम यूज़ करते हैं ANE, तो आप ANE सफिक्स से ही पहचान सकते हैं कि ये क्या है, आपका एल्केन है, ठीक है। अब बात करते हैं CH4 की। बाई चांस अगर आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इस तरीके से दिया जाए CH4, अब बताइए ये कैसा कार्बन है, क्योंकि क्या है, संतृप्त है या असंतृप्त। तो आप फटाफट से क्या करोगे कि आपने एक कार्बन लिख लिया, कितने H लगे हुए हैं, 4 H लगे हुए हैं ना, 4 H जोड़ दो। कार्बन की चारों H के बीच मतलब कार्बन पे कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 4 सिंगल बॉन्ड, यानी कि ये कैसा हो जाएगा आपका एल्केन, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऐसे ही आपको एक फॉर्मूला और मैं देती हूँ, C2H6 था ना यहाँ पर, C2H6 को भी देख लीजिए फटाफट से। ये रहा आपका C2H6, ठीक है। आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख कर आया होगा। अब आप बताइए ये क्या आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करो, फटाफट से दो कार्बन लिख लो, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड सिंगल ही लगाना है, अभी डबल नहीं लगाते। कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, यानी कि 3 इस कार्बन से जुड़े होंगे, 3 इस कार्बन से जोड़ दीजिए, ठीक है, 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि दोनों कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आ रहा है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है। तो आपका ये कैसा कार्बनिक यौगिक हो जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर इस तरीके से भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक फॉर्मूला आपको समझा देती हूँ। C2H2 ले लेती हूँ, C2H2, दो कार्बन है, दो कार्बन लिख लो, सिंगल बॉन्ड हमने लगा दिया। हमारे पास हाइड्रोजन कितने दे रहा है, 2 हाइड्रोजन दे रहा है, 2 हाइड्रोजन को हमने अरेंज कर दिया इस तरीके से,
ठीक है, 2 हाइड्रोजन ही तो थे, अरे सॉरी 2 हाइड्रोजन थे, यानी कि इसका मतलब कहने का है कि जो ये 2 हाइड्रोजन है दोनों कार्बन के पास होंगे। ठीक है, तो C2H2 एक हाइड्रोजन इधर जुड़ गया। अब कार्बन की बैलेंसी को चेक करिए, क्या कार्बन की बैलेंसी पूरी हो रही है? 1 और 2, इस कार्बन के पास कितने हैं? 2 सिंगल बॉन्ड हो रहे हैं, और इस कार्बन के पास भी 2 सिंगल बॉन्ड। कार्बन को चाहिए कितने होते हैं? 4। 4 नहीं होंगे तब तक वो स्थायी नहीं होगा, तो यहाँ पर कितना लगाना पड़ेगा? 3। तो अब आपको कितने दिख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच? ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा होगा, और ये ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब ये संतृप्त तो नहीं बचा, अब ये क्या हो गया? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बन चुका है। ठीक है, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, और भी मैं और एग्जांपल समझा दूंगी आपको। नेक्स्ट आपका हेडिंग है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध या त्रिबंध होता है उनको बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें आपका आता है एल्कीन और एल्काइन, यानी कि पीछे आपको क्या मिलेगा देखने को? ENE सफिक्स होता है, यहाँ पर आपका सफिक्स होता है BNE। ठीक है, वहाँ पर आपका था एल्केन, यहाँ मिलेगा एल्कीन और एल्काइन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला एग्जाम्पल है आपका एथीन C2H4, और दूसरा एग्जाम्पल है आपका एथाइन यानी कि C2H2। अब एथीन और एथाइन ये इनकी IUPAC नाम है, जब इनको लिखोगे तो इस तरीके से लिखोगे ETHENE, एथीन। ठीक है, तो ENE से समझ में आ गया ये क्या है? आपका एल्कीन है। ठीक है, एल्काइन तो वहाँ पर भी आपका कैसे लिखोगे? उसको एथाइन बोलते हैं, तो ETHYNE, तो YNE से समझ में आ जाएगा। इनका साधारण नाम देखना है तो एथीन को बोलते हैं एथिलीन और एथाइन को बोलते हैं एसिटिलीन। ठीक है, C2H4 स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगी जो मैंने भी आपको बता दी थी। C2H2 इसकी भी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? कुछ इस तरीके से बनेगी। समझ में आ गई बात? 3 हाइड्रोजन, 3 मतलब ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, ऐसे आप समझ जाएंगे ये क्या है? आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं कि वहाँ पर ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिखेगा हमें, या ऐसे क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा जाएगा, तब आपको वहाँ 3 नाम देखने को मिलेंगे। क्या मिलेगा? एक मिलेगा एल्केन, ठीक है, मैं यहाँ हिंदी में भी लिख देती हूँ क्योंकि आपके पेपर में हिंदी में ही आएगा। एक आपको मिलेगा एल्केन, दूसरा एल्कीन, तीसरा एल्काइन। तो इसमें एल्कीन है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि सैचुरेटेड, और आपका एल्कीन और एल्काइन है अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इस तरीके से पहचानोगे। अब मेरी बात ध्यान से समझना कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन पूरे के पूरे ग्रुप हैं। इनके अंदर क्या है? जब कार्बन के नंबर के अनुसार इनको डिवाइड किया गया है। कार्बन का नंबर 1 होगा तो वहाँ मैथेन बन जाता है, कार्बन का नंबर 2 होगा तो वहाँ पर एथेन बन जाता है, कार्बन का नंबर 3 होगा तो वहाँ प्रोपेन बन जाएगा। सेम ऐसे अगर एल्कीन में अगर कार्बन का नंबर 3 है तो क्या बनेगा? वहाँ प्रोपीन बनेगा। ठीक है, कार्बन का नंबर 2 है तो एथीन बन गया। ऐसे कार्बन का नंबर अगर 4 है तो ब्यूटीन बनेगा। ठीक है, या एल्काइन में ब्यूटाइन बन जाएगा। ये सब IUPAC का खेल है और कुछ नहीं है। तो आप बस इनका जो पीछे का इन, आइन और केन है ना, इनसे पहचानोगे। ठीक है, इतने ही रखते हैं, आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा फिर घिचपिच हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका मैथेन गैस। तो मैथेन गैस के बारे में बहुत आया है। पहली बात तो मैथेन गैस के तीनों नाम याद कर लो। पहले तो मैथेन, मीथेन और आपका क्या? CH4 इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो मैथेन गैस को मैथेन को मैथेन, मीथेन और मार्श गैस, ये 3 नाम आपके याद करने होंगे क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मार्श गैस किसे कहते हैं और मार्श गैस को या मैथेन गैस को मार्श गैस क्यों कहा जाता है। तो जो मैथेन गैस होती है आपकी, वो तालाब के रुके हुए जल और दलदली, एक तरीके से दलदल जहाँ पर होगा ना, सड़ी गली चीज़ें पड़ी होंगी, वहाँ पर ये पाई जाएगी। तो ये मोस्टली आपकी दलदल वाले स्थानों पर पाई जाती है, और यहाँ दलदल भरे स्थान पर जीव जंतुओं वनस्पतियों के सड़ने से जो गैस वहाँ उत्पन्न होती है ना, वही होती है आपकी मार्श गैस, और उनके सड़ने से उत्पन्न हो रही है, इसी कारण इसको मार्श गैस बोला जाता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है इसका? CH4। और इसकी स्ट्रक्चर आप समझ ही गए होंगे कैसे इसकी स्ट्रक्चर बनानी होगी, अगर आ भी जाए तो। वैसे तो आएगी नहीं क्योंकि ये 10th 12th में आती है इस तरीके से। ठीक है, 4 हाइड्रोजन को इस तरीके से जोड़ देना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपका LPG गैस के बारे में आपने बहुत सुना होगा। LPG जो आपकी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, घरों में यूज़ होती है, द्रवित पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं। ये किस किस का मिश्रण होती है? इसमें कौन कौन सी गैस होती है आपकी? तो LPG आपकी मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होती तो और भी है, लेकिन मुख्यतः इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन मिली होती है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि जो LPG होती है ना, उसमें उसकी जो जैसे उसका रिसाव हो रहा है, वो निकल रही है, तो उसकी गंध का पता लगाने के लिए उसमें कुछ पदार्थ मिलाया जाता है। वो गंध जो होती है किसकी होती है?
तो उसकी सुगंध या गंध जो भी बोल सकते हैं, उसका पता लगाने के लिए इसमें एथिल मरकैप्टन आपका मिलाया जाता है। ठीक है, तो उसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। अगर आप, शायद मैंने वो लिखा होगा नोट्स में, अगर नहीं लिखा है तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिए कि जो आपकी एलपीजी होती है ना, उसमें उसकी गंध का पता लगाने के लिए एथिल मरकैप्टन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर मैंने नोट पॉइंट में सारे एक साथ लिख दिए। अग्निशामक यंत्रों में यूज़ की जाती है आपकी CO2 गैस। फलों को पकाने में एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं, और ये आपका हार्मोन भी निकलता है पौधों में। नेक्स्ट है आपका पॉलीथीन बनाने में, उसमें भी आपकी एथिलीन गैस यूज़ होती है। और मैथेन गैस का प्रयोग कार्बन ब्लैक, जो आपका लैम्प ब्लैक कार्बन काजल बोला था ना, वहाँ उसका बनाने में यूज़ किया जाता है, मतलब उसको बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं मैथेन गैस का। ठीक है, तो आज बस इतना ही रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में ईंधन पढ़ेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है ये, और मुझे भी लिखने में बहुत टाइम लग गया था इसको। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ख्याल रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।